अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, छंद की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब तक हमने जो पढ़ा है छंद के बारे में, मेरे पिछला जो YouTube का वीडियो है छंद परिचय है, उसमें हमने छंद का परिचय को विस्तार से जाना था। हमने समझा था कि छंद का विकास जो है वो एक वेदांग के रूप में हुआ है। उसके उपरांत हमने ये भी समझा कि पिंगलाचार्य आदि मर्मज्ञ जो छंद शास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने छंद को दो भागों में बांटा है। छंद की हमने परिभाषा जानी, छंद का लक्षण जाना, और हमने जाना कि ये छंद का लाभ क्या है। हमने ये समझा था कि ये जो हमारी पुरातन कंठस्थ विद्या है, जो कंठस्थ विधि है हमारी, ये कंठस्थ परंपरा है, उसके रक्षण में छंद का विशेष योगदान है। बच्चों, मैंने उस वीडियो में आपसे बात की थी, जो हमारी पिछली कक्षा थी, कि छंदों में एक विशेष व्यवस्था है, एक विशेष विधि है जिससे छंदों का निर्माण किया जाता है। उस विधि की विशेषता यह है कि उसमें अष्टगण व्यवस्था है। और मैं आपको उस अष्टगण व्यवस्था के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको लघु गुरु दीर्घ ह्रस्व का थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूं कि आखिर छंदों के निर्माण में दीर्घ और लघु का, ह्रस्व और लघु का ज्ञान कैसे किया जाता है। कैसे हम पता लगाएंगे कि कौन सी मात्रा दीर्घ है, कौन सी लघु है। क्योंकि ये जो गण व्यवस्था है, इसका निर्माण हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें दीर्घ और ह्रस्व का ज्ञान नहीं है। तो आइए हम एक सुंदर श्लोक के माध्यम से समझें कि कौन सी मात्रा दीर्घ होगी, कौन सा स्वर दीर्घ होगा, कौन सा स्वर ह्रस्व होगा। तो मैं ये श्लोक आपके सामने ला रहा हूं, जिससे हम यह पहचान कर सकें कि कौन सी मात्रा गुरु है और कौन सी लघु। गुरु लघु विचार परिभाषा। संयुक्ताद्यं दीर्घं सानुस्वारं विसर्ग सम्मिश्रं विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन। बच्चों, आइए फिर से दोहराएं इसे। संयुक्ताद्यं दीर्घं सानुस्वारं विसर्ग सम्मिश्रं विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन। तो यहां कहा गया है संयुक्त आद्यम दीर्घम, अर्थात संयुक्त वर्ण के आदि में दीर्घ होगा। यदि वहां लघु भी है तो उसको आप दीर्घ जानेंगे। अब संयुक्त क्या है? तो जो दो व्यंजन होते हैं उनके बीच में यदि स्वर ना हो तो उसे संयुक्त कहा जाता है। हलोंतरा संयोग, दो हलों के बीच में जब अच नहीं होता है तो उसे संयुक्त कहते हैं। अर्थात दो व्यंजन के बीच में जब अच नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, उसको संयुक्त कहते हैं। जैसे क्ष, त्र इत्यादि। तो इस तरह से जब ये ऐसे जो अक्षर हैं, इनसे पहले आप उसको दीर्घ मानेंगे। संयुक्त आद्यम दीर्घम ऐसे कहा गया है संयोगे गुरु, तो इसलिए संयुक्त आद्यम दीर्घम। सानुस्वारम, अनुस्वार से युक्त जो मात्रा होगी उसको भी दीर्घ जानना है। जहां अनुस्वार हो वो उसको हम दीर्घ मानेंगे। विसर्ग सम्मिश्रम, और जहां विसर्ग है वहां भी उसको हम विज्ञेयम अक्षरम गुरु, उस अक्षर को हम गुरु जानेंगे। तो किस किस को गुरु जानना है? संयुक्त के पहले वाला,
संयुक्त को नहीं, संयुक्त के पहले वाला यथे पूर्व वाला। सानुस्वारम अनुस्वार से सहित, विसर्ग सम्मिश्रम विसर्ग से युक्त को गुरु जाने। और अंत में कहा है पादांतस्थम विकल्पेन। यहाँ एक विशेष बात है, विशेष बात यह है कि पदांत में आपके पास विकल्प है। आपके पास विकल्प ये है कि यदि आपको आवश्यकता है कि लघु की और वहां गुरु है तो आप उसको लघु जान सकते हैं, लघु उसको मान सकते हैं। और यदि आपको आवश्यकता दूसरी है तो आप उसको उस तरह प्रयुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए लघु हो चाहे गुरु, आप अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह संयुक्त के आदि का दीर्घ, अनुस्वार से युक्त दीर्घ, विसर्ग से विसर्ग जहां हो वहां दीर्घ होगा। और पदांत में आपके पास विकल्प है, आप दीर्घ को लघु कर सकते हैं, लघु को दीर्घ कर सकते हैं। इस तरह हम दीर्घ और लघु को हम छंद शास्त्र में जानते हैं। लघु गुरु को समझने के उपरांत आइए हम समझते हैं ये जो छंदों की गण व्यवस्था है ये कैसी व्यवस्था है। इस गण व्यवस्था का निर्माण किस तरह किया जाता है और ये गण व्यवस्था किस तरह आगे लाभ करती है वो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले हम गण व्यवस्था को समझते हैं। तो गण व्यवस्था के बारे में ये सुंदर श्लोक है। गण लक्षणम आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। ये बच्चों विशेष श्लोक है क्योंकि इससे ही आपको ये जो अष्टगण व्यवस्था है इसका ज्ञान होगा। तो क्या कहा है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौ तु गुरु लाघवम। इस श्लोक को समझने से पहले मैं आपको 8 गण बताऊंगा जिनका यहाँ वर्णन किस तरह किया गया है। तो यहाँ शब्द है जो मैंने यहाँ थोड़ा सा संकेत भी किया है, भजसा, यरता और मानव। अब प्रत्येक शब्द से आपने प्रत्येक अक्षर से आपने एक गण मानना है। भजसा में 3 गण बताए गए हैं, भगण, जगण और सगण। यगण, रगण, तगण और मगण और नगण, इस तरह 8 गण हुए। तो इन 8 गणों में क्या कहा कि आदि मध्य अवसान। आदि होता है पहला, मध्य होता है बीच वाला और अवसान अर्थात अंतिम। तो आदि मध्य और अंत में गुरु हो जाए। लेकिन किसमें? तो यथा संख्यम अनुदेशः क्रमाणाम, संख्या के अनुसार हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या कहा कि भजसा में आदि मध्य अवसान में गुरु हो जाए। तो क्या करेंगे कि भगण के आदि में गुरु, जगण के मध्य में गुरु और सगण के अंत में गुरु। अब देखिए कि भगण के यदि आदि में गुरु होगा तो मध्य और अंत में लघु। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि ये जो गण होते हैं इनमें 3-3 की व्यवस्था है, 3-3 स्वरों का एक गण बनता है। तो भगण में यदि पहला स्वर जो गुरु होगा तो आगे के 2 जो होंगे वे लघु होंगे। जगण में यदि मध्य का गुरु तो पहला और अंतिम जो होगा वो लघु होगा। सगण का यदि अंतिम गुरु है तो पहला और दूसरा लघु होगा। इसी तरह आगे का वर्णन, यही क्रम आगे हमने चलाना है। इसकी अनुवृत्ति इस तृतीय पाद में भी होगी। तो क्या कहा कि यरता लाघवम यान्ति, यरता में लघु होगा। कहाँ? आदि मध्य अवसान। और इसी क्रम से देखें तो यगण के आदि में लघु, रगण के मध्य में लघु और तगण के अंत में लघु। उसे और आगे चले तो मनौ तु गुरु लाघवम,
मगण और नगण में गुरु लघु होगा, अर्थात मगण में तीनों गुरु, नगण में तीनों लघु। अब देखिए इस श्लोक के अतिरिक्त एक अन्य पंक्ति भी है जिसके माध्यम से ये सारा अर्थ हम समझ सकते हैं। आप उसको भी अपनी पुस्तक में लिख लीजिए, लेकिन मेरा आपको सुझाव यही है कि आप इसके द्वारा समझे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। पंक्ति है बच्चों, य माता राजभान सलगम। अब यहां सबसे पहले यगण आया है। यगण में कहा गया है कि यगण पहला तो लघु हो गया क्योंकि ये एक मात्रा है, तो इसको यदि लघु करेंगे तो अगला है गुरु और ता है गुरु। तो यगण में यरता लाघवम यान्ति, यरता यगण के वहां क्या बताया था, आदि में लघु होगा, तो आदि में लघु आ गया और आगे दो शेष जो है वो गुरु। मनौतु गुरु लाघवम, श्लोक में कहा है मनौतु गुरु लाघवम। मगन में क्या होगा कि मगन में सभी जो होंगे वो गुरु होंगे, तो मगन में सभी गुरु, ये भी गुरु, ता भी गुरु, रा भी गुरु। तो जिस तरह से ये मात्राएं लगी हैं उस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तगण में गुरु गुरु लघु, रगण में गुरु लघु गुरु, जगण में लघु गुरु लघु, भगण में गुरु लघु लघु, नगण में अब मनौतु गुरु लाघवम, नगण में वहां तीनों लघु बताए गए थे। तो नगण ये भी लघु है अर्थात हरस्व है, ये भी हरस्व है और ये भी हरस्व है। इस तरह हम उस श्लोक का अर्थ जो है वो यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह माता राजभान सलगम। अब बच्चों जो मैंने आपको ये श्लोक बताया है, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। अब इस व्यवस्था, ये जो व्यवस्था बताई गई है कि आदि मध्य और अंत में भगण जगण और सगण के क्रम से गुरु होगा, यगन रगण और तगण में आदि मध्य और अवसान में लघु होगा और मगण में सभी लघु, नगण में सभी लघु, मगण में सभी गुरु, नगण में सभी लघु। अब यदि इस श्लोक का हम किस तरह ये व्यवस्था बनती है तो आइए हम एक पृष्ठ में देखते हैं। इससे पहले मैं आपको ये तो मैं आपको इस स्थिति में आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि गुरु और लघु को किस तरह लिखा जाता है। तो लघु को हम आई की तरह लिखते हैं, जो अल्फाबेट में ABC में आई, बड़ा आई जो होता है, ब्लॉक लेटर में आई होता है उसको, और गुरु जो है वो S के निशान से लिखा जाता है। यदि आपको कहीं छंद शास्त्र की पुस्तकों में S दिखे तो उसका अर्थ होगा गुरु, और आई है तो वो लघु कहा जाता है। आइए हम इस पृष्ठ में समझें कि किस तरह से ये लघु गुरु हम समझ सकते हैं। तो आपने जो वो जो श्लोक है वो अपनी पुस्तिका में संभवतः लिख लिया होगा, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनौतु गुरु लाघवम। तो उसी श्लोक के अनुसार अब मैं आप सामने रखिएगा, आपको ज्यादा समझ आएगा। यहाँ मैंने ये सारे गण लिख दिए हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा है भगण, तो अब श्लोक को देखिए, आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। तो भगण जगण और सगण में आदि मध्य अवसान में गुरु होता है, तो भगण के आदि में मैंने गुरु कर दिया S, मैंने कहा ना कि गुरु को S कहेंगे। जगण के मध्य में गुरु और सगण के अंत में गुरु। अब देखिए यदि भगण के आदि में गुरु है तो शेष जो होंगे वो लघु होंगे। जगण के मध्य में गुरु है तो पहला और अंतिम लघु, और सगण के यदि अंत में गुरु है तो पहले दो जो होंगे वो लघु। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम। अब समझ आ गया बच्चों। यरता लाघवम यान्ति कुत्र, आदि मध्यावसानेषु। कहा कि यरता लाघवम यान्ति आदि मध्यावसानेषु। यरता में लघु होगा कहाँ, आदि मध्य और अवसान अंत में। भाव ये है यरता के आदि में प्रथम में लघु होगा, रगण के मध्य में लघु होगा
और तगण के अंत में लघु होगा। इस तरह क्या व्यवस्था बनेगी, यगण के आदि में लघु है तो आगे के दो जो होंगे वो गुरु होंगे। रगण के यदि मध्य में लघु है तो पहला और तृतीय गुरु होगा, और तगण के यदि अंत में लघु है तो पहले दो जो होंगे वो गुरु होंगे। इस तरह यगण का ISS, रगण का SIS और तगण का SSI, इस तरह से ये बनेंगे होंगे। और उसके बाद मनौतु गुरु लाघवम, मगण में सभी गुरु होंगे और नगण में सभी लघु होंगे। तो इस तरह बच्चों आदि मध्यावसानेषु इस श्लोक से या फिर य माता राजभान सलगा, इस सारे से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगण का बनेगा, अगर हम SI बोले इसको, वैसे तो ये गुरु लघु लघु है, तो भगन का बनेगा SII अर्थात गुरु लघु लघु। जगन का लघु गुरु लघु ISI, सगन IIS। इस तरह से ये सारी व्यवस्था इस आदि मध्यावसानेषु इत्यादि श्लोक से बनेगी। तो ये जो गण व्यवस्था है इसको यदि आज हमने समझ लिया तो आगे जो मैं आपको छंद बताऊंगा वो और अच्छे से आपको समझ आएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये गण व्यवस्था अच्छे से समझ आई होगी। यदि कहीं आपको लगता है कि हमें और समझने की जरूरत है तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट करिए, मैं आपको निस्संदेह उसका समाधान बताऊंगा। धन्यवाद।